कि आप या हम सब मिलकर जिस विचार को कर रहे हैं कि अंबेडकरवादी नेताओं को भी इस देश के अंदर फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने जातीय अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अंबेडकरवादी नेताओं से भी यह सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ बिल्कुल सही बात है, देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है, तो फूले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज देश में तीसरे मोर्चे के रूप में क्यों खड़े नहीं हो सकते हैं? हम उस शासन सत्ता की ओर बढ़ने के लिए क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं? लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने नेताओं से, तमाम ऐसा होना चाहिए, पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बेहद विनम्रता पूर्वक, हम तो निवेदन कर रहे हैं, समाज के सभी लोग मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक आप लोग कोई नीति बनाइए, कोई रणनीति बनाइए, लेकिन देश में उत्तर प्रदेश के 2027 और आने वाले 2029 के लोकसभा से पहले आप सबको बैठकर आपस में मर्ज होकर देश का तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा होगा, वरना हम लोग अब आपको शांति से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है। आपकी आपस के मतभेद और बिल्कुल सही बोला है में पूरे समाज का, फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का और देश में अंबेडकरवाद के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी, वो पॉलिटिक्स दिन पर दिन बिल्कुल जीरो हो रही है और हम उस पॉलिटिक्स को जीरो होता हुआ नहीं देख सकते। और ये बात मैं कह रहा हूँ जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब से हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना है, तब से लेकर आज तक हमारे देश में राजनीतिक तौर पर दो ही पार्टियों का आज तक शासन रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी का, कभी भारतीय जनता पार्टी का। कभी कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। यही सिलसिला दोस्तों जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज तक कोई ऐसा तीसरा फ्रंट नहीं बन पाया जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह रही होगी कि कोई तीसरा दल सत्ता पर काबिज अभी तक नहीं हो पाया? या फिर दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन दोनों पार्टियों को छोड़कर, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में अभी तक ऐसा कोई काबिल व्यक्ति ही नहीं मिला होगा जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कोई छोटी बात है क्या? इस पर विचार करना जरूरी नहीं है? हमारी क्या खामी रह जाती है कि आज तक हमारे देश में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? हालांकि दोस्तों, भारत में जो दलित समुदाय कहा जाता है, जिसे अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है, उनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 17% है और 2015-16 में NFHS ने यह अनुपात 21% तक बताया है। लेकिन सरकारी जनगणना 2011 के मुताबिक 17% के लगभग है। फिर भी इन लोगों की ये दुर्दशा क्यों हो रही है? कभी मटकी चूने से मार दिया जाता है, कभी मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कभी बारात में घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी दलितों को अक्सर अछूत माना जाता है, जिसके कारण उन्हें मंदिरों में, सार्वजनिक कुओं या सामुदायिक स्थानों में प्रवेश वंचित किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार जैसे उनके साथ भोजन न करना या उनके बर्तनों को अलग रखना जैसा होता है। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ शारीरिक हिंसा जैसे मारपीट, यौन उत्पीड़न और हत्या की घटनाएं आए दिन होती है। जातिगत टकराव में दलितों के घरों तक जला दिए जाते हैं। दलितों को जोखिम भरे काम करवाए जाते हैं, जैसे मेलाडोना, सफाई कराना। ऊपर से उनको उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती है। दलित बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, अलग बैठाया जाता है, अपमानजनक व्यवहार किया जाता है उनके साथ। दलित महिलाएं जाति और लिंग का शिकार होती है, उनके साथ यौन हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी की जाती है। फिर भी ये दलित समुदाय इतना भोला भाला क्यों बना रहा है आज तक? तो दोस्तों, सवाल उठना तो बिल्कुल लाजिम है और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये दलित समुदाय अभी तक जागृत नहीं है, अभी तक सोया हुआ है? क्या ये लोग अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है? क्या ये लोग कमजोर हैं जो अपनी आवाज को पूरी तरह से उठा नहीं पा रहे? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी बिल्कुल नहीं है। ये समाज, हमारा समाज हर एक बात में आगे है। तो फिर तकलीफ कहाँ है? क्या खामी रह गई है कि आज तक हमारे देश में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? कहीं ना कहीं खामी है, तभी जाकर ऐसा हमारे साथ आज हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे दलित समुदाय में खामी बिल्कुल यह रह गई है कि हमारे जो दलित समुदाय के नेता लोग हैं, वो बड़े निकम्मे लोग हैं। वो उनके खुद का स्वार्थ देखते हैं, वो अपने अहंकार में और घमंड में रहते हैं। समाज जाए बाढ़ में, हमें क्या, हम तो राजा बन गए।
कभी कहीं समाज में अन्याय अत्याचार होता है तो थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखा देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, फिर वापस जाकर अपने घर में बैठ जाते हैं। बल्कि कुछ एक दो नेता हैं जो धरातल पर सही से काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे दलित समुदाय में कितनी छोटी मोटी राजनीतिक स्तर पर पार्टियां बन गई हैं। कुछ दलित समुदाय के नेता तो दलित समुदाय की दलाली करते हैं, वो वोट तो दलितों का लेते हैं और गठबंधन दलित विरोधी पार्टियों से करते हैं। ऐसे शमसों को दोस्तों जूतों से स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, जब तक हमारा दलित समुदाय में नेताओं के कारण बिखराव रहेगा तब तक हम शासनकर्ता कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसी को देखते हुए दोस्तों, आदरणीय बहुजन शायर अभिषेक जाटव जी ने एक बार फिर से जंगे ऐलान कर दिया है। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को कि आप या हम सब मिलकर जिस विचार को कर रहे हैं कि अंबेडकरवादी नेताओं को भी इस देश के अंदर फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने जाति अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अंबेडकरवादी नेताओं से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ बिल्कुल सही बात है, देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है, तो फूले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज देश में तीसरे मोर्चे के रूप में क्यों खड़े नहीं हो सकते हैं? हम उस शासन सत्ता की ओर बढ़ने के लिए क्यों एस्टैब्लिश नहीं हो सकते हैं? लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने नेताओं से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बेहद विनम्रता पूर्वक हम तो निवेदन कर रहे हैं, समाज के सभी लोग मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक आप लोग कोई नीति बनाइए, कोई रणनीति बनाइए, लेकिन देश में उत्तर प्रदेश के 2027 और आने वाले 2029 की लोकसभा से पहले आप सबको बैठकर आपस में मर्ज होकर देश का तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा होगा, वरना हम लोग अब आपको शांति से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है। आपकी आपस के मतभेद और बिल्कुल सही बोला है में पूरे समाज का, फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का, और देश में अंबेडकरवाद के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी वो पॉलिटिक्स दिन पर दिन बिल्कुल जीरो हो रही है और हम उस पॉलिटिक्स को जीरो होता हुआ नहीं देख सकते। तो दोस्तों, देखा आपने अभिषेक जाटव जी ने किस प्रकार अपने दलित समुदाय के नेताओं को एक साथ लाने के लिए कहा है और कहा कि इस देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की जरूरत है। आपके आपसी मतभेद और मनभेद की वजह से इस समाज का अपमान और बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को हम अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ऐसा कहा है। दोस्तों, हमारा समुदाय एकजुट होने को तैयार नहीं है और ये मनुवादी लोग कैसे हमें कमजोर करने में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, रामभद्राचार्य जी आरक्षण को लेकर क्या कहते हैं, देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? बिल्कुल करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद ने कौन फैला दिया? यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो, अभी भी मैं हर जन का रोटी खाने को तैयार, मैं बता दे रहा हूँ। बड़े बड़े आईएएस लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है, तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए? लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य है, सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। आरएसएस ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। नो, गलत बात। तब तो सभी आईएसओ के गले घोंट दिए जाए। और ये बात मैं कह रहा हूँ जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। तो देखा दोस्तों आपने, रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि अगर आरक्षण इसी तरह से रहा तो कभी न कभी हमारे देश में गृह युद्ध होगा। दोस्तों आगे देखिए आप कि उनसे पूछा गया कि आप मनुस्मृति को मानते हो या भारतीय संविधान को, क्या कहते हैं, देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने, आप यह वाक्य वापस लीजिए जी, वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाया था, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले कुछ मान ले। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे ये मनुवादी चोच के लोग भारतीय संविधान को आज भी नहीं मानते हैं, कितनी इनको संविधान से घृणा है। और हमारे नेता लोग आपसी मन मुटाव के चलते एक मंच पर, एक जगह पर आना नहीं चाहते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि चाहे दलितों की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी, फिर बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन अकेले अपने दम पर प्रधानमंत्री बनाना बहुत ही, इसके लिए भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इन सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना ईगो छोड़कर एक बैनर के नीचे एक मंच पर आना जरूरी हो गया है दोस्तों वर्तमान में। और ये दलितों के दलाल नेता हैं, उनको भी सबक सिखाना होगा आने वाले चुनावों में, ताकि ये दलाल नेता लोग वोट हमारा लेकर और गठबंधन विरोधी पार्टियों से करते हैं,
दोस्तों वर्तमान में हमारा समाज नेतृत्वकर्ताहीन हो गया है, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग बनती जा रही है। मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि दोस्तों पूरे देश की बात कर रहा हूं। आज ऐसा कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है जो पूरे देश के दलितों को संभाल सके। और दोस्तों थोड़ा बहुत आशा है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर। वो पूरे देश के दलितों का नेतृत्व कर सकती है, क्योंकि दोस्तों वो अम्बेडकरवादी विचारधारा पर काम कर रही है। लेकिन दोस्तों उनको भी जरा आगे आना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी फर्ज बनता है, वो उम्र में भी बड़ी है, राजनीतिक तौर पर भी बड़ी है, हर एक चीज में वो बड़ी है। तो उनका भी दायित्व तो बनता है कि जितने भी दलितों के छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कैसे भी करके समझाकर, जैसे कि अपने घर में एक घर में 10 व्यक्ति रहते हैं, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, कोई किसी के साथ मिलता है, किसका कैसा विचार है, तो बड़े का फर्ज होता है कि सबको संभाल कर एक साथ कैसे रखना है। तो ठीक वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी वर्तमान में समय की यही मांग है कि वो सबको मिलजुल कर अपने में शामिल करें और देश पर राज करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।